नमस्कार। आज आरएस के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, आरएस की जो परीक्षा है उसमें जो चौथा पेपर है आरएस भर्ती परीक्षा में, उसमें चौथा पेपर 200 नंबर का होता है, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा पेपर भी है। और इसके दो भागों में बटा हुआ है। चूंकि भाषा का पेपर है तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी, जिसको सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आप कहते हैं, 120 अंक की आपकी हिंदी है और 80 नंबर का आपका अंग्रेजी का पेपर है। अब साथियों, मुख्य बात यह कि हिंदी में 120 में से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाया जा सके, कोशिश की जाए कि इसके सारे पार्ट्स जो भी सिलेबस में शामिल है उनको ढंग से सीखा जाए, समझा जाए। और उन्हीं पर मैं आपको अब कुछ बातें शेयर कर देता हूँ। देखिए, 120 नंबर की हिंदी है और 120 अंक की जो हिंदी है इसके 3 भाग हैं। एक पार्ट है जिसमें आपको व्याकरण पढ़नी है, ये पूरा 50 नंबर का पार्ट है हिंदी ग्रामर का। दूसरा जो है वो कंपोजिशन का पार्ट है और इसमें आपको 50 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे। 50 अंक का ये है और 50 अंक का ही ये है। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको थोड़ा ये डिवाइडेड है, इसमें थोड़ा सा रिविजन ज़्यादा है। जैसे कि पत्र है, पत्र के प्रारूप भी हैं, पल्लवन है और संक्षिप्तीकरण भी है। जो ग्रामर का पार्ट था ना, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं थी। आपको संधि सीखनी थी, उसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने थे और उसके अलावा शुद्धिकरण, जिसमें शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों होते हैं। जैसे मैंने शुद्धिकरण लिखा ना, यहाँ पे एक ही मात्रा बड़ी लगाई हुई है क्योंकि करण प्रत्यय जुड़ा है। अगर मैं नॉर्मली शुद्धि लिखता तो एक ही मात्रा छोटी आती। तो यही चीज़ें जो सीखने लायक है, बहुत सारी चीज़ इसमें आएगी। सार्थक शब्द आएंगे, पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें वगैरह का प्रयोग आता है, शब्द युग्म वगैरह होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। कुल मिलाकर के ये कि 50 नंबर की आपकी ग्रामर है और 50 नंबर का आपका पत्र लेखन वाला पार्ट है। बस इसमें याद रखिएगा कि पत्र प्रारूप और पत्र लेखन ये 10-10 नंबर के हो गए। उसके अलावा 10 नंबर का पल्लवन, 10 नंबर का संक्षिप्तीकरण और 10 अंक जो है ना वो आपको अनुवाद के मिलेंगे। अनुवाद, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद जो किया जाता है वो 10 नंबर के, तो 50 का हो गया है। अब बच गए हैं सर 20 नंबर। ये निबंध का पार्ट है, इसको एस्से राइटिंग जो है ये 20 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर के 120 नंबर की हिंदी है। एक एक पर बात करें। सबसे पहले देखिए, जब आप ग्रामर पढ़ें तो संधि पढ़ते समय याद रखें कि संधि के तीनों पार्ट्स को ढंग से पढ़ें। विद्यार्थियों द्वारा क्या गलती होती है कि स्वर संधि के 5 रूल उनको याद रहते हैं कि ये दीर्घ गुण है, ये वृद्धि है, ये यण है और ये आदि है। इन 5 स्वर संधियों के अलावा भी है। जैसे व्यंजन संधि पे जाएंगे 20 नियम है उसके, विसर्ग संधि पे जाएंगे 10 नियम है, उसके अलावा तद्भव शब्दों का संधि विच्छेद भी करना होता है। विद्यार्थी इन सब पे गौर कम करता है, ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ये शब्द शुद्धि में भी काम आएगा और पूरी ग्रामर में आपको जगह जगह संधि काम आने वाली है। एक टॉपिक इसमें अगला है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में लोग ये मानते हैं कि साहब आगे लग गया तो उपसर्ग है, पीछे लग गया तो प्रत्यय है। मूल शब्द के आगे पीछे क्या लग रहा है उसी के आधार पर लोग उसकी एक मोटे मोटे तौर पे व्याख्या कर लेते हैं कि ये तो हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। तत्सम, तद्भव, विदेशी, अलग अलग प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अब ऐसे प्रत्यय भी है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नॉर्मली आपको लगेगा कि सब एक जैसे होते हैं, पीछे लग गया, अंतर है। दयालु में आपने लिखा ऊ की मात्रा छोटी है, झगड़ालू लिखेंगे तो ऊ की मात्रा बड़ी है। इसका मतलब कोई कोई अंतर तो है उनके बीच में। एक तरीका होता है उसको पढ़ने का। जब हम ये ग्रामर के जो बैचेज होते हैं स्पेशल, ग्रेड 1, 2 और PSI वगैरह के सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत अच्छे आते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि अका, काकू, अक्कड़, आलू, आड़ी, ईल, एरा, या, ओड़ा, तावाला, हार, नी, ओना, आऊ, नैनी, ए, आ, आई, आना, आव, आबा, आबा, टहट, ई, ओता, ओती, तीता, नैनी, हुआ, ये सब कृदंत प्रत्यय हैं। तो आपको लगेगा कि ये रामायण सी गादी है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे पता चलता है कि कौन सा प्रत्यय किसके साथ कैसे जुड़ता है। ठीक ऐसे उपसर्ग है, कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा विदेशी भाषा का है, और विदेशी भाषाओं में भी कौन सा अंग्रेजी वाला है, कौन सा अरबी का है, कौन सा फारसी का है, ये सब भी देखने होते हैं। तो कुल मिलाकर के टॉपिक्स खास हैं। शुद्धिकरण में केवल इतना नहीं पढ़ना कि शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि में
ये शुद्ध, ये अशुद्ध, ये शुद्ध, ये अशुद्ध नहीं, उसका कारण भी देखना पड़ेगा। शुद्ध है तो क्यों है, अशुद्ध है तो क्यों है, उसका कारण है। किताबें क्या करेंगी, आपको डायरेक्ट रट्टा मरवाएगी, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अब आपको पता नहीं है क्यों अशुद्ध है, क्यों शुद्ध है, और जब तक आपको उसकी थ्योरी नहीं पता, उसकी कंटेंट में आपको डेप्थ नॉलेज नहीं पता, तब तक वो आपका रटा हुआ ज्ञान काम नहीं आता और आपको डराता भी है कि इससे इतर पूछ लिया तो क्या होगा। ऐसे ही एक पार्ट है कंपोजिशन वाला, पत्र लेखन वाला। पत्रों की अगर बात करें तो देखिए, पत्र आत्मीय होते हैं। एक व्यक्ति है, उसके जीवन का आपको अध्ययन करना है तो आपको पत्र जानकारी दे देगा। किसी असमर्थता, किसी सम्बलन, किसी सहायता हेतु जो आत्मनिवेदन किए जाते हैं वो पत्र कहलाते हैं। और ये पत्र जो है ना, इनके बारे में अलग अलग धारणाएं प्रचलित है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि पत्र लेखक के हृदय का दर्पण होता है। रिचर्ड्स बोले कि पूरे जीवन का अध्ययन करने के लिए पत्र एक प्रामाणिक आधार है। गजनी वगैरह मूवी देखेंगे आप तो वहाँ आपको पता चलेगा कि डायरी से वो पूरी मूवी चल रही होती है। तो कुल मिलाके की है कि पत्र एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पत्र जीवन में भी काम आते हैं। अब ये पत्र जो है ये दो प्रकार के हैं, एक तो अनौपचारिक है और दूसरे हैं औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो तो व्यक्तिगत सुख दुख का वर्णन होता है, जबकि जो औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, उसमें आपको आवेदन पत्र भी लिखने होते हैं, आपको व्यावसायिक पत्र लिखने होते हैं और आपको कार्यालय पत्र भी लिखने होते हैं। यह अलग बात है कि आपके सिलेबस में केवल कार्यालय पत्र है। जब कार्यालय पत्र आएगा तो कार्यालय पत्र का मतलब वो कार्यालय टू कार्यालय है, कार्यालय टू व्यक्ति है, व्यक्ति टू कार्यालय है। यानी एक व्यक्ति कार्यालय को, कार्यालय व्यक्ति को, या कार्यालय कार्यालय को भेजे। तो ऐसे जो लेटर होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, ये कार्यालय पत्र कहलाते हैं। आरएस के सिलेबस में शासकीय पत्र यानी कि कार्यालय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, परिपत्र है, अधिसूचना है, प्रेस विज्ञप्ति है, अनुस्मारक है, परिपत्र है और निविदा है। ये सब आपके सिलेबस में है। तो 8 आपको पढ़ने हैं। 8 में से 4 का प्रारूप लिखना है। मैंने आपसे बात करी कि इसमें से 4 हैं वो प्रारूप वाले हैं, यानी 10 नंबर का प्रारूप वाला पार्ट 4 है इसमें, और 4 ऐसे हैं जो आपको पत्र लिखने हैं। इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। ये पत्र आपके होते हैं। अब इसके आगे अगर चलते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न पत्रों के बारे में और बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा तो जो पत्र आप पढ़ते हैं, एक एक पत्र की बात कर लेता हूं। जैसे कि कोई भी पत्र मैंने लिखा, पहली बात तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें तथ्यात्मकता होनी चाहिए, उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, वो विषय के प्रति पूर्णतः सार गर्भित होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि मन चाहे जो फॉर्मेट लिख दिया, एक निश्चित उसका फॉर्मेट है, एक प्रारूप है, उसमें आप लिखें, नम्र और शिष्टाचारपूर्ण आपकी शैली हो, विशिष्ट प्रभाव वाले शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया हो, औपचारिक बातें आप ज्यादा लिखें, इमोशनल बातें वहां नहीं हो, भावनात्मक विवरण कभी भी नहीं हो। और ये याद रखें कि पत्र के शुरुआत में जो संबोधन होता है, अंत में जो स्वनिर्देशन होता है, बीच की जो विषय वस्तु है वो भी बहुत ढंग से सेट की गई हो। ओके, अब मैं एक एक पत्र के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। कार्यालय पत्रों की अगर बात करें तो कार्यालय पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या एक व्यक्ति द्वारा कार्यालय को या कार्यालय द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। कार्यालय वहां पे कॉमन चीज है। कार्यालय पत्र पे अगर आगे चलें तो उसके फॉर्मेट पे अपन बात करें। जब भी किसी का फॉर्मेट बनाओ, एक बात हमेशा याद रखो, उस कार्यालय का जो भी लेटरहेड में जो छपता है उसका नाम और पता वो ऐसे रहता ही है, पत्र क्रमांक और दिनांक, ये इस तरह लिखे जाते हैं। अब ये पत्र क्रमांक जो है ना, उसमें उस कार्यालय का नाम, उसका स्थान, उसका वर्ष और उसके बाद में उसका क्रमांक, ये चारों बातें क्रम से आनी चाहिए। साथ में जब दिनांक लिखो तो जैसे मान लीजिए आज कोई तारीख है, मान लीजिए कि आज 29 जनवरी है, तो आप लिखेंगे 29 जनवरी 2024, और कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। दिनांक का फॉर्मेट यही है, मतलब दिनांक लिखें, फिर उस माह का नाम लिखें, कॉमा लगाएं और उसके बाद में वर्ष का नाम लिख दें। ऐसा नहीं हो कि आप 29/1/24, 29/01/24 ऐसा कुछ अट्रैक्टिव उसमें लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। ये जिसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जैसे मैं ये लिख दिया हूं, उसके बाद यहाँ पे ये बात अगर ऊपर नहीं आएगी तो ये बात यहाँ भी आ सकती है। इसको प्रेषक बोलते हैं, जो भेजने वाला है, उसमें प्रेषक का जो पदनाम है और उसका जो पता है वो यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद में ये किसको भेजा गया है? प्रेषिती को। तो जिसको भेजा गया है उसको बोलते हैं प्रेषिती। तो यहां पे प्रेषिती के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी उसका पदनाम लिखा जाएगा, उसके कार्यालय का पता लिखा जाएगा। इसके बाद आप यहां से एक लाइन छोड़ के और लिखना शुरू करेंगे विषय। जो विषय है और एक संदर्भ होता है। विषय में आप किस मामले में जानकारी चाह रहे हैं, क्या आपकी असमर्थता है, क्या आपका सम्मेलन है, उस हेतु आप लिखते हैं। संदर्भ में यह है कि पूर्व में कोई पत्र आया हो या कोई आदेश की अनुपालना में आप कुछ चीज लिख रहे हैं तो वहां उसको संदर्भ लिखते हैं। ओके, अब इसके बाद में आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट लेटर होते हैं ना, एक अधिकारी दूसरे को लिखता है तो वहां सेवा में लगा के नहीं लिखता। अदरवाइज यहां पे सेवा में से शुरुआत की जाती है। जो रिक्वेस्ट मोड पे होते हैं उनमें कई बार उसकी जगह डायरेक्ट लिखा जाता है कि इस संबंध में लेख है, तो वहां पे सेवा में का प्रयोग नहीं भी होता है। ठीक है, फिर आपने जो भी लिखा उसके लिए आप महोदय शब्द का यूज करें। यहां पे एक प्रचलन है कि कुछ लोग महोदय की जगह मान्यवर लिख देते हैं। मान्यवर शादी के कार्ड में वगैरह ठीक लगता है। मान्यवर का मतलब जो गणनीय लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनमें आप सबसे मान्य हैं, सबसे अलग हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। ऑफिशियल लेटर्स में किसी एक को श्रेष्ठ बताना ठीक नहीं होता, इसलिए मान्यवर इस्तेमाल नहीं करें, महोदय शब्द ज्यादा ठीक है। ओके, इसके बाद में आपके पास ये जो पूरा पार्ट है उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है या निवेदन है, और उसमें आप पूरे विषय का आप ब्यौरा दें। जब आपका पूरा ब्यौरा हो जाए उसके बाद में आप भवदीय लिखें, और भवदीय लिख करके आप यहाँ पे हस्ताक्षर करें, और यहाँ पे जो भी अपना पदनाम वगैरह है उसको आप लिख सकते हैं। अब ये पत्र जब भी जाएगा इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। कॉपी किस किस को जाएगी? इसके लिए यहाँ पे आगे से प्रतिलिपि सूचनार्थ के नाम से लिखा जाता है, प्रतिलिपि सूचनार्थ। ये कॉपीज भेजी किसको जाती है? आपने जो भी काम किया है उसकी सूचना आप किसी दूसरे को देंगे, और कॉपी भेजने के लिए हमारा जस्ट सीनियर ऑफिसर जो है, एक तो उसको वो कॉपी भेजी जाती है, जिसने भी लेटर लिखा वो अपने जस्ट सीनियर को भेजेगा, और एक कॉपी हमेशा निजी या रक्षित प्रति होती है। भी सूचनार्थ हम भेज रहे हैं, तो ये प्रतिलिपि सूचनार्थ, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। प्रतिलिपि जो सूचनार्थ होती है वो एक तो अपने जस्ट सीनियर ऑफिसर को भेजी जाएगी, यानी सबसे पहले जो हमसे सीनियर ऑफिसर है जिसने लिखा है उससे जस्ट सीनियर उसको भेजी जाएगी। एक कॉपी हमेशा निजी या रक्षित होती है, जो खुद के पास रखी रहती है, यानी कि दूसरे को उसे देनी नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निजी या रक्षित प्रतिलिपि उसकी होती है। इसके अलावा यहां पे एक चीज चेंज होगी। वो चेंज क्या होगी? वो चेंज होगा यहां पर उसका जिसको भेजा गया है ना, ऊपर पत्र क्रमांक आता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां से इसको लिखा था, तो ये जो क्रमांक है ना वो यहां पर मैं मान लीजिए मैं लिखा 1509, तो ये 1509वां क्रमांक है। लेकिन इसके बाद जैसे मैं आगे जाऊंगा उसके बाद क्या होगा, इसकी प्रतिलिपि में मान लीजिए 3 लोगों को भेज रहा हूं, तो मैं 1510 से लेकर के और 12 तक इसको पहुंचा दूंगा। ओके, ये थोड़ा सा क्रमांक को लिखते समय आपको ध्यान रखना है। तो शासकीय पत्रों में आपने क्या देखा? शासकीय पत्रों में यह है कि आप सबसे पहले उसका कार्यालय का पता और नाम लिखेंगे, उसके बाद उसका एड्रेस जो भी होता है। कई बार ये ऐसे डायरेक्ट में लिख दिया जाता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पत्र क्रमांक डिस्पैच करना है आपको, तो पत्र क्रमांक में उस कार्यालय का नाम, स्थान, वर्ष वगैरह लिखना है। डेट इस तरह फॉर्मेट में लिखी जाती है। प्रेषिती का पदनाम और आपको पता लिखना होता है, और उसके बाद में विषय और संदर्भ ये दोनों लिखने के बाद आप महोदय लिख करके पूरी विषय वस्तु को आगे करें। समापन जो है ना वो बहुत शिष्टाचार के साथ होना चाहिए। चूंकि ये शासकीय पत्र है इसलिए इसमें स्वनिर्देशन के रूप में भवदीय शब्द का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी व्यक्ति है वो अपना पदनाम वगैरह लिख करके और इस कार्य पत्र को पूरा करता है। हाँ, इसकी कॉपी भिजवानी है तो प्रतिलिपि सूचनार्थ भेजी जाएगी, एक अपने से सीनियर को भेज जाती है, एक अपने पास सुरक्षित रखी जाती है। बाकी इससे संबंधित जो जो लोग हैं, मान लीजिए वो लेटर राज्यपाल से संबंधित था तो निश्चित है कि वो राज्यपाल के निजी सचिव को भेजा जाएगा। मान लीजिए कोई सूचना मुख्यमंत्री के यहाँ से मांग गई थी तो निजी सचिव मुख्यमंत्री को जाएगी, है ना। अब ये अलग अलग प्रकार पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कोई अधिसूचना निकलवाई है तो मुद्रणालय के जो डायरेक्टर है, निदेशक है प्रिंटिंग प्रेस के, जो राजस्थान सरकार का होता है, वहाँ भी एक कॉपी जाएगी। सबका अलग अलग तरीका है। चलिए, शासकीय पत्र की बात हुई, अगले की बात करते हैं। अगला जो पत्र है वो है अर्धशासकीय पत्र। साथियों, अर्धशासकीय पत्र में क्या होता है
ये जो अर्धशासकीय पत्र है ना, ये सेमी ऑफिशियल लेटर है, यानी कि ये अर्धशासकीय है, लिखे शासन के उद्देश्य जाते हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत हित भी छुपा रहता है। जब भी अर्धशासकीय पत्र होते हैं, इनके बारे में जो है 2-3 बातें आपको याद रखना कि एक तो ये सेमी ऑफिशियल है, मतलब कि ये अर्धशासकीय हैं, और अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं वो एक तरह से इनफॉर्मल लेटर हैं, तो इनमें है ना आपको कोई औपचारिकता नहीं बरतनी जी, और औपचारिकता इसमें लिखना नहीं है। एक अधिकारी दूसरे से बातचीत कर रहा है, व्यक्तिगत हालचाल पूछ रहा है, और साथ के साथ कोई चीज है उसके बारे में वो डिटेल भी जानकारी ले रहा है। पत्र अनौपचारिक है, लेकिन चूंकि शासकीय ढंग में लिखा गया है, व्यक्तिगत संबंधों का आधार पर लिखा गया है, इसलिए इसको इनफॉर्मल लेटरों की श्रेणी में गिना जाता है। उत्तम पुरुष में इसको लिखना होता है, यानी मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे हर बार मैं, हम, ऐसे, क्योंकि जो अन्य पत्र होते हैं ना वो अन्य पुरुष शैली में होते हैं, केवल अर्धशासकीय पत्र ही है जो कि उत्तम पुरुष शैली में होता है। और चूंकि ये अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई वार्तालाप करते हुए अपनी बात को कहा जाता है और शीघ्र कार्रवाई की इसमें जो है मांग की जाती है। ओके, अब इसमें चेंजेज क्या होंगे? एक तो ये कि अर्धशासकीय पत्र है, तो इसमें आप कभी भी देखिए महोदय जो लिखा है ना यहाँ पर, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसकी जगह आदरणीय या प्रिय, श्री का प्रयोग होता है, आदरणीय या प्रिय, छोटे के लिए प्रिय और बड़े के लिए आदरणीय होता है, ऐसे इस्तेमाल होगा। भवदीय नहीं होगा, उसकी जगह भवनिष्ठ या शुभेच्छु या भवदीय, शुभेच्छु या आपका, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां पे जो विषय वस्तु है ना, उसमें सप्रेम मंगल कामना लिख के उसको खत्म किया जाता है। स्वास्थ्य के संबंध में आपके लिए दुआएं, शुभकामनाएं, ऐसा कुछ लिखकर खत्म किया जाता है। व्यक्तिगत बातें यहाँ पे हो जाएगी, तो इसकी कॉपी किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत लेटर है, अर्धशासकीय है ना, तो इसकी कॉपी वॉपी किसी को दी नहीं जाएगी। अब आपसे गलती क्या होती है? या तो आप संबोधन में गलती कर देंगे, महोदय लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, या आप स्वनिर्देशन में भवदीय लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके अलावा कॉपी भेज दी किसी को तो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मेट अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये मैत्रीपूर्ण तरीके से समापन इनका होता है, और मैत्रीपूर्ण समापन जब होगा तो आदरणीय, प्रिय, श्री जो भी है वो अपन ने लिख दिया, और उसके बाद में इसका जो है एक नॉर्मल तरीके से इसका समापन हो जाता है। यहां पे आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी ये पत्र लिखे जाते हैं, ये कई बार छाप दिए जाते हैं सीधे सीधे, लेकिन जिसके लिए भेजा है उसका नाम, जो भेजने वाला है उसके साइन, और सप्रेम मंगल कामना, ये तीनों प्रेषक के द्वारा अपने हाथ से लिखने पड़ते हैं। मान लीजिए कलेक्टर दूसरे कलेक्टर को लिख रहा है, तो वहां पर वो पूरा छपा छपा लेटर भेज सकता है दूसरे कलेक्टर को, लेकिन एक तो यहां पर उसके लिए नाम, एक उसके लिए दुआएं, और एक उसका कलेक्टर का खुद का साइन, ये तीनों चीज उसको खुद को करनी पड़ती है। और ये भी याद रखिएगा कि ये तीनों चीजों करने के बाद कलेक्टर यहाँ पे अपना सिर्फ नाम लिख देता है, पदनाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिए, शासकीय पत्रों में आपने यहाँ पे पदनाम लिखा था, अर्धशासकीय पत्रों में यहाँ पर पदनाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पदनाम उसको दिखाया जाता है जो आपके पद की इज्जत करे। यहाँ दोनों बराबर के से लोग हैं, तो काहे की पदनाम की धौंस, इसलिए जो है अर्धशासकीय पत्र ऐसे लिखे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद में अगले की ओर आते हैं। एक और आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं परिपत्र। अर्ध सरकारी पत्र हो चुका है, और उसके बाद में अगर अपन आगे चलें तो अर्ध सरकारी पत्र के बाद जो अगला पत्र है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि अगला पत्र है, मान लीजिए परिपत्र। तो परिपत्र अगर हम देखें तो परिपत्र का मतलब होता है परि प्लस पत्र। परि मतलब चारों ओर, पत्र मतलब पत्र, ऐसा पत्र जो चारों ओर जाएगा, यानी एक ही निर्णय, एक ही सूचना, एक ही आदेश, एक ही निर्देश को जब अपने अधीनस्थों को, अपने कार्यालय के लोगों को और अन्य कार्यालयों को भी एक साथ भेजना हो, तो वहां पे परिपत्र का प्रयोग होता है। कोई बड़े अधिकारी ने कोई निर्णय लिया है, कोई बड़े प्रकार का निर्णय हुआ है, किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय सचिवालय से निकला है, ये विभाग के द्वारा निकला, याद रखिएगा परिपत्र विभाग से जारी होता है ना, ये कार्यालय से नहीं निकलेगा। तो ऐसे बड़े निर्णय जो होते हैं ना, ये परिपत्र के माध्यम से सर्कुलेट किए जाते हैं। मान लो सरकार सोचे कि अगले
आने कल से ही जो है सरकारी योजनाओं पे जो सरकारी कर्मचारी शिलापट्टों पर अपना नाम लिख देते हैं, उस शिलापट्टों के नाम को हटवाने का है कि भाई अग्रिम आज से दिनांक आज से जो है शिलापट्टों पर अपने नाम अंकित करने पर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की रोक लगाई जाती है। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी शिलापट्टों पर अपना नाम नहीं अंकित कर सकते। ये इस तरह का आदेश परिपत्र के रूप में जारी होगा। ओके, तो ये परिपत्र है साथियों, और थोड़ा सा तेजी के साथ इसको समझते जाइएगा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते जाइएगा और ये देखते जाइएगा कि ये परिपत्र जो है ना, ये एक तरह से बहुत सारे लोगों को जाना है। तो आपके मन में ये आना चाहिए आगे से आगे कि आखिर परिपत्र है तो इसकी कॉपी बहुत जगह जाएगी। तो ये कॉपी है ना इसकी, वो आपको जब भी भेजनी होगी तो ऐसे भेजना पड़ेगा, प्रतिलिपि सूचनार्थ में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त पुलिस अधीक्षक, ऐसे समस्त ऐसे इसकी कॉपी जाती है। ओके, जब भी परिपत्र का फॉर्मेट आएगा उसमें एक लाइन भी लिखी जाएगी बीच में, जैसे ये परिपत्र है तो इस परिपत्र में क्या होगा, आपने विषय के साथ पूरी बात कर ली कि फला फला की अध्यक्षता में हुए इस निर्णय के तहत आज से ये कार्य किया जाएगा, यह निर्णय जो है लागू किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे यह निर्णय तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये कठोर भाषा में है, आदेशात्मक भाषा है, और इसकी कॉपी फिर जो है हम सबको भेज देते हैं। यहाँ पे जो भी है वो अपना साइन कर देता है, और वो अगर प्रतिलिपि अलग अलग भेज रहा है तो बाद में उसके साइन एक बार फिर से यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये था परिपत्र। अगले पद की ओर चलते हैं। ये परिपत्र हो चुका है। अब इसके बाद और आगे अपन देखें तो आरएस के सिलेबस में और भी है। अगले और क्या क्या है साहब, इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं निविदा, टेंडर। टेंडर क्या होते हैं, जो टेंडर या निविदा है ये कम से कम लागत में और कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कार्य निकलवा सकें, इसके लिए जो है टेंडर किए जाते हैं, मतलब सूचना प्रकाशित करवाई जाती है निविदा के रूप में। वो निर्माण कार्य की हो सकती है, किसी सामग्री आपूर्ति की हो सकती है, उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिनकी हो सकती है, जैसे निर्माण कार्य, सामग्री आपूर्ति। उसके अलावा जैसे आपको कुछ सरकारी उपकरण वगैरह लाने हैं तो उसके लिए भी हो सकती है, कोई कार्मिकों की आपूर्ति करनी है, कोई माल का परिवहन करना है, कोई उपकरणों का रखरखाव करना है, तो इन सब के लिए भी होती है। निविदा में क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा कि किस तारीख से आप निविदा का फॉर्म दे रहे हैं, किस तारीख तक आप निविदा जमा करेंगे, कितनी उसकी निविदा प्रपत्र की शुल्क है, किस तारीख को आप निविदा को खोलेंगे, निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। उसमें जब आप निविदा जारी करेंगे ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कार्य क्या है, वो कितने अमानत राशि आपसे धरोहर राशि कितनी ली जाएगी, उसके लिए कितने दिनों में आपको उसको पूरा करना है, और कार्य पूर्णता की अवधि जो है उसके साथ साथ खुद की अपनी शर्तें बताई जाती है, क्योंकि दूसरे के द्वारा भेजी गई शर्तें मान्य नहीं होती। याद रखिएगा, सशर्त निविदाएं कभी मान्य नहीं होती, विलंब से निविदाएं भेजी जाती है मान्य नहीं होती, डाक तार से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होती। ठीक है, और निविदा जो जारी करता अधिकारी है उसके द्वारा कभी भी उस निविदा को निरस्त करने का अधिकार उसके पास सुरक्षित होता है, और उसमें वो उस न्याय क्षेत्र का जो है कोई भी काम अगर ऐसा हो जाता है विवाद का, तो न्याय क्षेत्र कौन सा रहेगा ये भी उसमें वो अंकित कर सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए कोई निविदा है, तो कोई भी कार्यालय से निविदा निकाली जाएगी तो वो राज्यपाल महोदय की अनुमति से निकाली जाती है। ठीक है, राज्यपाल महोदय को उसमें नाम जिक्र किया जाता है, राज्यपाल महोदय का पदनाम जिक्र किया जाता है, और ये लिखा जाता है कि राजस्थान सरकार के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निम्न सामान की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। अब आप जो भी सामान मंगा रहे हैं उस सामान मंगाने की आप सारी चीज लिखेंगे, निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का दिनांक, निविदा जमा कराने का दिनांक और निविदा खोलने का दिनांक। इसके बाद में हम एक तरफ कार्य का नाम लिखेंगे, सारणी बनाएंगे, एक तरफ अनुमानित राशि, एक तरफ धरोहर राशि, एक तरफ उतने समय में पूर्ण होगी उसकी पूर्णता की अवधि, और नीचे अपनी शर्त लिख देंगे भाई सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और उसका अधिकार है कि वो कभी उसको खत्म कर सकता है। इससे क्या फायदा हुआ, ये अखबार में छप गई तो काम के जो लोग थे उन तक खबर पहुंच गई, और उसमें कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा काम हमारा हो जाए। निर्माण की आपूर्ति, निर्माण कार्य है, सामग्री की आपूर्ति है, उपकरणों का जो है आपको परचेज करना था, या कोई कच्चा माल आपको लेना था, या कोई कार्मिक आपको चाहिए थे, तो वो सब की चीज़ें वहाँ से मिल जाती है।
तो ये सारा काम था निविदा का। इसके बाद में अगले की ओर अपन देखते हैं। तो साथियों, निविदा के बाद एक और लेटर होता है जिसका जो है नाम है अनुस्मारक या रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो आपने पहले से किसी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से किसी चीज के बारे में सूचना मांगी थी, किसी कार्मिक से सूचना मांगी थी और वो उस चीज को नहीं भेज रहे हैं, तो आप उसको याद दिलाए। अनु मतलब वापस पीछे, स्मारक मतलब स्मरण कराने वाला, रिमाइंडर ऐसा लेटर जो आपको किसी पूर्व पत्र की जो है अनुपालना नहीं होने पर वापस लिखना पड़ रहा है, उसे अनुस्मारक कहते हैं। पूर्व पत्र का हवाला आपको देना पड़ेगा, विषय वस्तु में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस यही कि आप हमारे पूर्व पत्र डिस्पैच नंबर इतना, दिनांक इतना का अवलोकन करें और इसका जवाब इतने दिनों में भेज दें, अन्यथा जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में ली जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए लिख दी जाती है कि भाई वो जल्दी जल्दी उसका जवाब दे दे। भाषा थोड़ी सी इसकी कठोर है, रिक्वेस्ट मोड पे नहीं होती, बस ये कहा जाता है कि हमने पहले भी मांगा था, आपने जवाब नहीं दिया, तर्कपूर्ण ढंग से जो है इसको बोला जाता है। और जितने भी अनुस्मारक इससे पहले हमने लिखे हैं रिमाइंडर, उन सबके बारे में आप नोट डाल देते हैं कि ये हमने आपसे पहले मांगे, अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, अनुस्मारक 3 ऐसे करके। तो ये अनुस्मारक होता है। अनुस्मारक का खुद का कोई फॉर्मेट नहीं होता, जो पत्र आपने पहले भेजा था उसी का फॉर्मेट होता है अगला। कोई भी अगला फॉर्मेट जो है ना, उसका खुद का कोई फॉर्मेट नहीं है। आपने शासकीय पत्र भेजा तो उसका फॉर्मेट भी शासकीय है, अगर आपने जैसा भेजा था उसी प्रकार से है। ओके, जैसे कहीं प्रशासन गांव के संग अभियान है, उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी तहसीलदार ने, तो एसडीएम साहब अनुस्मारक उसको लिख देंगे, ठीक है। एक होता है प्रेस विज्ञप्ति, अखबार में जो विज्ञप्ति देनी होती है, वो आप चाहें तो एक डेट लिख सकते हैं कि उस तारीख को इसे छापा जाए, और जो भी कोई निर्णय लिया गया व्यक्ति या संस्थान द्वारा, उस निर्णय को सामान्य तक व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए, उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। ये आम जनता से संबंधित चीजें होती हैं, तो उनको आम जनता से संबंधित अखबार जो होते हैं, लोकल अखबार या जिस स्तर की बात है उस स्तर के अखबार में उसे निकलवा करके और प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। जब भी आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कोई भी प्रेस विज्ञप्ति है उसमें भेजने वाले का नाम और पूरी कार्यालय की सील वगैरह वो सब लिखनी पड़ती है। ये डिजिटल मीडिया में भी जा सकती है और ये प्रिंट मीडिया में जा सकती है। अगर डिजिटल मीडिया को दे रहे हैं तो प्रकाशनार्थ लिखना पड़ेगा ऊपर, और प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया को दे रहे हैं तो प्रसारणार्थ लिखना पड़ेगा, और प्रिंट मीडिया को दे रहे हैं तो प्रकाशनार्थ लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा होता है उसके बारे में। अब प्रेस विज्ञप्तियां हैं वो समाचार का हिस्सा तो है, लेकिन वो पेड न्यूज है तो वो आपके ऊपर है, और समाचार जो आपने नॉर्मली भेजा है वो एक तरह से देखा जाए तो उसकी मर्जी पे डिपेंडेंट है संपादक की पे कि वो कितना छापे, कितना आपने लिखा, क्या उसको शीर्षक दे, ये सब है। इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, बस यही है कि आप प्रेस विज्ञप्ति लिख दें, ऊपर उसका संख्या और वर्ष भी लिख दें, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक लिखें, बाद में स्थान और दिनांक लिख करके, और जो भी विषय वस्तु है उस पूरी विषय वस्तु को, सामग्री को और आवश्यक जो भी आंकड़े हैं तथ्यात्मक, उनको भी आप लिख दें। आपने प्रेस विज्ञप्ति में सारा कुछ लिख दिया है, उसके बाद में जारीकर्ता अपना साइन कर देता है, सील भी लगा देता है, और जो प्रतिलिपि है वो श्रीमान संपादक महोदय अलग अलग, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिंदू जागरण, जो सबको अलग अलग भेज देता है। बस यही इसमें खास होता है प्रेस विज्ञप्ति में। इसके बाद अगली बात करते हैं, अगले लेटर पे चलते हैं, और जो अगला है वो कोई आपके जो सिलेबस में है उसमें अगला लेटर अगर मुझे याद आता है तो एक अधिसूचना है। अधिसूचना जो होती है ना, ये गजट पे प्रकाशित की जाती है, गजट नोटिफिकेशन, और ये राज्य का राज्यपत्र में या केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार के राज्यपत्र में, राज्यपाल के नाम से राज्य में निकाली जाएगी और राष्ट्रपति के नाम से जो है वो केंद्र में निकाली जाती है। क्या होता है, कोई भी सरकार का महत्वपूर्ण आयोग है, कोई नियुक्ति है, कोई किसी विशेष सेवा का गठन किया है, कोई सेवा नियमों में संशोधन हुआ है, कोई पदोन्नति के जो है रूल चेंज किए हैं, कोई भूमि अधिग्रहण किया है, इस सब में काम आती है अधिसूचना। ओके, अधिसूचना और परिपत्र दोनों विभाग से निकलते हैं, तो अधिसूचना विभाग से निकलेगी और उसमें लिखा जाएगा कि फला सेवा नियम की फला धारा, फला उपधारा के वर्ष फला फला
उपबंध के तहत ये कार्य किया जाता है। किसी को आपत्ति हो तो वो इतने दिन में इस पर बात कर सकता है या मिल सकता है, वो एड्रेस लिख दिया जाता है। और ये जब भी लिखी जाएगी तो वहां पे लिखा जाएगा राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, जो भी जारी करता होगा साइन करेगा। अधिसूचना चूंकि गजेट पे छपनी है, इसलिए इसकी एक कॉपी अधीक्षक या निदेशक जो होता है ना मुद्रणालय ऑफिस का, राजस्थान सरकार के मुद्रणालय का, वहां को भेजी जाएगी। और एक कॉपी अपने से जस्ट सीनियर को भेजी जाएगी। मान लीजिए आप ऊर्जा विभाग में उप सचिव हैं तो आप सचिव महोदय को भेज दीजिए, आप सचिव हैं तो मुख्य सचिव महोदय को भेज दीजिए। ऐसे करके अधिसूचना होती है। तो चलिए, ये अधिसूचना की बात पूरी हुई। और याद रखिएगा कि ये राज्यपाल को भेजी जाएगी तो राज्यपाल के निजी सचिव को कॉपी दी जाएगी, राज्यपाल के नाम पर है, और साथ के साथ मुख्य अधिकारी जो है उसको तो दी जाती है। एक और होता है साथों कार्यालय आदेश, जो आपके सिलेबस में है। कार्यालय आदेश और परिपत्र में बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि परिपत्र चारों तरफ जाता है और सभी विभागों तक जाता है और एक बड़े लेवल को कवर करता है। कार्यालय आदेश केवल कार्यालय तक रह जाता है। ठीक है, जब कार्यालय आदेश आप लिखेंगे ना तो ऊपर आपके यहाँ डिस्पैच नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी और को भेज नहीं रहे हैं आप, तो ऊपर डिस्पैच नंबर नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रतिलिपि भेजेंगे ना तो वहां पे डिस्पैच करेंगे, क्योंकि कार्यालय के ही किसी न किसी व्यक्ति को वो दी गई होगी, तो वहां पे आप उसका डिस्पैच करेंगे। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं? किसी कर्मचारी का कोई वेतन में नियमितीकरण हुआ है, वृद्धिकरण हुआ है, स्थायीकरण हुआ है, या जैसे किसी को कोई दायित्व दिया है, कोई जिम्मेदारी दी है, किसी कोई अवकाश आपने स्वीकृत करी है, तो इन सब में इसका काम आता है। बाकी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यही है कि बस ऑफिस से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनको निभाने के लिए इसको जो है लिखा जाता है। ओके, और इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ें, क्योंकि ये सारा पत्र था। अब हम एक एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको मैं पल्लवन का भी करवा देता हूँ, पल्लवन जिसको वृद्धिकरण कहते हैं, और एक क्विक रिव्यू में आपको संक्षिप्तीकरण करवा देता हूँ। पल्लवन का मतलब है पतलब। पल्लव जो होते हैं ना, कोमल जो पत्ते होते हैं उनको पल्लव कहा जाता है। उनका जब वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं आगे, तो वृद्धिकरण भी कहलाता है। तो आपके अंदर एक विचार है, एक भाव है, एक सुगठित कोई भी थॉट आपके दिमाग में है, उसको आप विस्तार दें, उससे मिलते जुलते उदाहरणों के द्वारा, उसके मिलते जुलते दृष्टांतों के द्वारा आप उसको विस्तार देंगे तो वो पल्लवन कहलाएगा। एक प्रकार से मान लीजिए कि एक दो लाइन को आपने बढ़ा चढ़ा के पेश किया है और उससे संबंधित बहुत सारे भाव जो उसके अंदर छुपे हुए थे उनको आपने लिखा है। 150 शब्दों में लगभग ये आपको लिखना होता है आरएस के एग्जाम में, और ये एक तरह से देखा जाए तो लघु निबंध टाइप है। पल्लवन में क्या किया जाए, जो भी सूक्ति आती है, जो भी सुभाषित वचन आते हैं, उसका लेखक कौन है उसके बारे में शुरुआत में लिख दिया जाता है कि ये पंक्ति फला लेखक की फला रचना से उद्धृत है। अक्सर ये पद्य शैली में आते हैं, बाकी गद्य का कोई कोटेशन भी हो सकता है। जब भी पद्य शैली में आएगा तो हम कहेंगे कि फला कवि ने उस बारे में ये कहा है। उसके अंदर क्या क्या भाव छुपा है वो आपको बताना है, और साथ में ये भी याद रखना है कि जो सार्थक भाव है वो आपको पल्लवन में लिखने हैं, लेकिन सार्थक भाव पूरे पल्लवन का 1/3 होना चाहिए, और उससे जुलते मिलते उदाहरण जो है, दृष्टांत है, वो भी उसमें अलग अलग 1/3 ऐसे होने चाहिए। पल्लवन में आप एक विचार को एक पैराग्राफ में लिखें, अगला विचार आता है उससे मिलता जुलता तो अगले पैराग्राफ में ले जाएं। एक काम जरूर करें, जब भी पहले पैराग्राफ को खत्म करें और दूसरा पैराग्राफ लिखें तो इस तरह से उन दोनों पैराग्राफ को जोड़ें कि पहले पैराग्राफ का एंड ही अगले पैराग्राफ के शुरू होने की सूचना दे। मान लीजिए मुझे दहेज के बारे में अगले पैराग्राफ में लिखना है और कालाबाजारी के रूप में मैं अभी लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कालाबाजारी को लिखता लिखता एंड में उसको दहेज की टाइप ले जाके खत्म करूंगा और अगले में फिर दहेज पे उसको लिख दूंगा। ठीक है, पल्लवन के विपक्ष में कुछ नहीं देना। आप उस विचार से सहमत हो या नहीं हो, कोई भी ग्रुप डिस्कस का टॉपिक ये है नहीं, इसलिए कुछ भी विपक्ष में नहीं लिखेंगे, और लेख की पुष्टि के लिए आप उससे मिलते जुलते उदाहरण दे देंगे। हमेशा अन्य पुरुष शैली में इसको लिखते हैं, लेखक ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है, इसलिए मैं हम का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते। कोई टीका टिप्पणी हो उसका विरोध भी हम नहीं करते, और एक तरह से महावाक्य शैली में इसको बढ़ाया जाता है। बस ये याद रखिएगा कि पल्लवन एक तरह से व्यास शैली में है, इसमें आप पूरे भाव को, पूरी शिक्षा को, पूरे मैसेज को लिखते हैं और साथ में बताने की कोशिश करते हैं कि मूल भाव जो था उसका विस्तार इस प्रकार से हो सकता है। तो ये एक पल्लवन के बारे में आपको सामान्य जानकारी है। बाकी अगर आपको भाव का पता हो और किस कवि ने क्या लिखा है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया किस प्रकार का कवि है, तो भी वो आप समझ सकते हैं।
इसके बाद